हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे रॉड का। तो हमने पढ़ा था कि कैसे एक रस्सी काटने के बाद रॉड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के एक्सेलेरेशन कितने होते हैं, रॉड में टेंशन, रस्सी में टेंशन कितनी होती है। तो हमने रॉड को तो डील कर लिया था। अब एक स्क्वायर का क्वेश्चन करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये भी वही सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्क्वायर वाला। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार आप प्रिंसिपल समझ लेंगे तो फिर आपको सारा जो मतलब सर्कुलर बॉडीज होंगी वो आसान लगेगी। तो देखा जाए तो रॉड के थ्रू हम चीजें जो है ना समझ रहे हैं। रॉड से स्क्वायर पे आ रहे हैं, स्क्वायर से फिर सर्कुलर बॉडीज पे आएंगे, डिस्क वगैरह पे। तो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट सेम है, बस शक्ल बदल जाती है। सबसे आसान समझना रॉड को ही होता है, तो मैंने रॉड से शुरुआत करी। तो चलिए देखिए, ये एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L। ये पॉइंट A है, ये B है, सेंटर इसका C मान लो, ये D है और ये E है ना। समझ रहे हो बच्चों? तो दो रस्सियां हैं इसमें, ये रस्सी नंबर 2, ये रस्सी नंबर 1, ये कैंची है। तो क्वेश्चन यही है कि इन द सिचुएशन शोन इन फिगर कैलकुलेट the value of tension in the string to just after cutting the string 1। स्ट्रिंग 1 को काटने के फौरन बाद स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन होगी ये बताओ। इसके अलावा आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A, B, C, D एंड E। आल्सो फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ पॉइंट्स A, B, C, D एंड E जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग 1। तो अब देखिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो जो बेस्ट तरीका है या जो सबसे आसान तरीका है वो तो सेंटर के अबाउट ही है। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूं तो पॉइंट ए जो है ना इधर आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ए के नीचे आना चाहेगा। तो ये ठीक है ना, तो पॉइंट ए थोड़ा लेफ्ट राइट भी मूव करेगा। तो अगर पॉइंट ए का एक्सेलरेशन लेफ्ट या राइट की तरफ है, मतलब वो ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता पर बाएं तो जा सकता है ना, तो इधर आएगा मेरी तरफ, समझे। तो अगर वो मेरी तरफ आएगा तो डेफिनेट सी बात है कि क्योंकि पेंडुलम की तरह से ऐसे ऐसे भी डोलेगा, समझे बच्चों। तो अब देखो, तो बेस्ट तरीका यही है कि हम सी के अबाउट ही मान लें कि ये घूम भी रहा है और इसका सेंटर नीचे भी जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो वी विल एज्यूम दैट द स्क्वायर प्लेट इज in translational motion with the linear translational acceleration alpha A and angular acceleration alpha। ये C point है। Let us assume the motion of the square plate as the superposition of translational motion
with acceleration a and angular acceleration and rotational motion with angular acceleration alpha and rotational motion about c with angular velocity alpha, angular acceleration alpha, angular acceleration alpha. ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा अलग अलग पॉइंट के क्या क्या एक्सेलेरेशन होंगे। तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, क्या हम कोई कलर दूसरा ले सकते हैं क्या? देखो ये ग्रीन मार्कर है, तो मान लो ए को मैं ग्रीन कलर से ऐसे शो कर देता हूँ, ये भी ऐसे शो कर देता हूँ, ये भी ऐसे शो कर देता हूँ, ये भी ऐसे शो कर देता हूँ। तो ट्रांसलेशनल के चलते सबके एक्सेलेरेशन ऐसे हो जाएंगे, और एंगुलर के चलते इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, क्योंकि ये डिस्टेंस एल बाई रूट टू है, कोने से सेंटर की डिस्टेंस। ऐसे इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, और इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई रूट टू। अब अल्फा इंटू एल बाई रूट टू के आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं। इसका ये कंपोनेंट इस तरफ आएगा अल्फा एल बाई रूट टू इंटू में कॉस 45, है ना। कॉस 45 अपने आप में 1 बाई रूट टू है, और ये इधर आएगा अल्फा इंटू एल बाई रूट टू इंटू में साइन 45। समझ रहे बच्चों? ये दोनों बराबर होंगे। तो ए जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो हमारे पास लिखने की जगह नहीं है, चलो लिख ही देता हूं। तो एज पॉइंट ए कैन नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, so a must be equal to alpha l by root 2 into sin 45। अब sin 45 कितना है? तो sin 45 है आपका 1 by root 2, so that is alpha into l by root 2 into में 1 by root 2, यानी कि alpha l by 2। तो यहां से आपके अल्फा की वैल्यू आ गई या a की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 2a by l। आप यहां से भी ले सकते थे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट डी ई एफ ले लेता हूं मैं, एफ है ना। तो एफ का ट्रांसलेशनल के चलते एक्सेलरेशन ए होना था, और रोटेशनल के चलते अल्फा एल बाई 2 होना था। तो पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट तो ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा एल बाई 2। भाई एफ पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा ही जा सकता है, दाएं बाएं तो जा सकता है, पर दाएं बाएं तो इसका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। समझ रहे ना बच्चों? ऐसे हम निकाल सकते थे। तो ये जो एफ पॉइंट है ना, ये सी की ही लाइन में है ना, समझ रहे ना। मतलब ये मिड पॉइंट है, एफ जो है वो मिड पॉइंट है एडी का। तो एफ पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन मैं निकालूंगा तो एक नीचे को आएगा, एक ऊपर को आएगा, पर पॉइंट एफ ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता, दाएं बाएं तो जा सकता है क्योंकि रस्सी से बंधा है ना सीधा सीधा। तो इसलिए ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा एल बाई 2, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये मैंने लिख तो दिया है, पर आप इसको सॉल्व कर लेना, मतलब नोट कर लेना। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की। तो mg, मान लो ये m मास का है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड l ऑफ मास m, है ना। तो यहां पे टेंशन t है, तो ठीक है। तो हम लिखेंगे mg माइनस t इज इक्वल टू ma, जहां पे a जो है ना वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट, है ना। जो स्क्वायर प्लेट है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ये, सही है बच्चों। अब देखिए आगे, ये हो गई। अच्छा, एक ये हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू 2a बाई एल। अब जैसे कि मैंने कहा था कि सेंटर का एक्सेलरेशन भले ही कुछ भी हो, लेकिन सूडो फोर्स तो यहीं पे लगेगा ना, तो सूडो फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 जाता है। तो हम c के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट c के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखो। तो कौन टॉर्क देगा? टेंशन। तो टेंशन का टॉर्क कितना हुआ? टेंशन इनटू में l बाई 2। अब c के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का आपको याद होगा कि हमने जो है ना ये कहा था कि भाई इसके अबाउट 1/12 होता है, इसके अबाउट 1/12, तो जोड़ेंगे तो 1/6 आ जाएगा।
1/6ml² इंटू अल्फा। तो यहां से देखो आप 2 से ही काट सकते हैं 3 और L से एक L कट जाएगा, तो T की वैल्यू आ जाएगी 1/3ml² या L ओनली L इंटू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू 2a/L है, तो T की वैल्यू आ गई 1/3 इंटू m, छोटा m या बड़ा m जो भी चाहिए है ना, छोटा m ही कर देता हूं, इंटू L इंटू में 2a/L, L से L कट गया, तो T की वैल्यू आ गई आपकी 2ma/3। यहां से ma की वैल्यू आप लिख सकते हो 3t/2। ये वाली वैल्यू आप इसमें डाल दो 1 में, ठीक है। तो पुटिंग इन 1, पुटिंग फ्रॉम 4 and 1 है ना, तो अगर आप 1 और 4 को यूज करोगे तो आपको मिलेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू 3t/2। सो दिस गिव्स मी mg इज इक्वल टू 5t/2 और यहां से t की वैल्यू आ गई आपकी 2mg/5। ये टेंशन आ गई बच्चों। अब अगर t निकल गया तो फिर ma भी निकल जाएगा, तो a की वैल्यू ma इज इक्वल टू 3/2 इंटू में 2mg/5 है ना, 2 पड़ गए, a इज इक्वल टू हो गया आपका 3g/5। a निकल गया तो अल्फा भी निकल जाएगा, 2a यानी कि 6g/5 डिवाइड बाई l, अल्फा हो गया हमारा 6g/5l है ना, ऐसे आ गया बच्चों। तो a, अल्फा और t सब निकल गए। अब मान लो हमें एक्सेलेरेशन निकालना है अलग अलग पॉइंट पे, तो ध्यान से देखेंगे अल्फा l/√2 की वैल्यू और a की वैल्यू को वेक्टर सम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एंगल जो है ना 45 का है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अल्फा l/√2 के ना 2 कंपोनेंट कर लें, एक कंपोनेंट तो इधर को आ जाएगा अल्फा l/2 और एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा अल्फा l/2 है ना, बी पॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हो कि अल्फा l/2 में ये दोनों जोड़ के और ऐसे जोड़ कर देंगे हम। तो अगर हमें बी पॉइंट का एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक तो एक्सेलेरेशन हो गया a प्लस अल्फा l/2, तो a प्लस अल्फा l/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 3g/5 और अल्फा की वैल्यू है आपकी 6g/5l। तो 6g/5l को जब l/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3g/5 ही आएगा, 3g/5। तो कुल मिला के ये 6g/5 हो गया। तो मतलब नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन 6g/5 हो गया और ये वाला जो है वो 3g/5 हो गया। समझ गए बच्चों? तो दिस इज 3g/5, दिस इज आल्सो 3g/5, दिस इज आल्सो 3g/5। तो अब आप देखो जो बी पॉइंट है उसका नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन 6g/5 है और उधर की तरफ एक्सेलेरेशन 3g/5 है, तो उसका नेट एक्सेलेरेशन निकाल देंगे हम, है ना। तो ये सारे आप आंसर नोट कर लो। देखिएगा, अच्छा ये तो हमें वैसे भी पता चलना चाहिए था क्योंकि a और अल्फा l/2 बराबर है ना यहाँ पे, तो ये a जो है ना 3g/5 है तो ये भी 3g/5 हो गया। समझे ना बच्चों? तो एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट B ये हो गया आपका अंडर द रूट a प्लस अल्फा l/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा l/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर ही है और a की वैल्यू पता है हमें, तो a प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से पता था ना अल्फा l/2 मस्ट बी इक्वल टू a। तो ये हो गया 2a का स्क्वायर है ना प्लस a का स्क्वायर, तो ये तो 4 हो गया, 4 और 1 5, तो ये √5a हो गया। आ गया समझ? अब a की वैल्यू तो आई थी ना 3g/5, तो कुल मिला के एक्सेलेरेशन ऑफ b आ गया हमारा √5 इंटू में 3g/5। तो या तो 5 से काट दो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, चाहो तो लिख दो 3g/√5, ये अच्छा नहीं लगेगा तो इसको ऐसे लिख दो 3√5 इंटू g/5, क्योंकि अंडर रूट आमतौर से हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अब देखो जब आप इसका एक्सेलेरेशन निकालोगे e का, तो इसमें भी यही 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ये अल्फा l/2 और ये भी अल्फा l/2 एग्जैक्टली सेम आएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ d वो भी सेम ही आएगा, यानी a प्लस अल्फा l/2 का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा l/2 का होल स्क्वायर है नहीं,
ये वही आएगा √5a और ये वही आएगा 3√5 इंटू जी अपॉन में 5। बी का थोड़ा लगाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे ना ऐसे, तो ये तो अल्फा एल बाई 2 हो गया, ये आपका अल्फा एल बाई 2 हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, बस ये बचेगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ, अच्छा ये डी लिख दिया मैंने गलती से, ये ई निकाला मैंने। तो एक्सेलेरेशन ऑफ डी जो आएगा ना वो आएगा बच्चों, ये दोनों तो कट गए, ये बचा बस, तो अल्फा एल बाई 2 जो कि 3g/5 है, आसान हो गया। पॉइंट ए का तो एक्सेलेरेशन 0 ही है और सी का एक्सेलेरेशन तो सिर्फ यही है, समझे ना। तो हमने सबके एक्सेलेरेशन निकाल दिए। तो अब अगर आप कहो कि मैं टॉर्क की इक्वेशन ए के अबाउट लगा के करूं सॉल्व, तो वो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए कर देता हूं। तो मेथड 2, देखो बच्चों मेथड 2 बता देता हूं, है ना। मेथड 2 ये है कि ये हमारे पॉइंट है ना, ठीक है। ए बी सी डी ई। तो अब मैं इसको घुमाऊंगा ए के अबाउट, ठीक है ना, ए के अबाउट घुमाऊंगा। तो देखिएगा कि इस ए का एक्सेलेरेशन की बार इस तरफ आएगा, सेंटर का एक्सेलेरेशन। तो सेंटर का एक्सेलेरेशन मान लो ये अल्फा एक्सेलेरेशन से इधर को घूम रहा है, तो सेंटर का एक्सेलेरेशन हो गया अल्फा एल बाई √2 इस तरफ, है ना, मेरी तरफ। समझ में कुछ आया? अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे को जो कि हो जाएगा अल्फा एल बाई 2 और एक इधर को जो कि हो जाएगा अल्फा एल बाई 2। समझे ना बच्चों? अब मुझे ए पॉइंट का एक्सेलेरेशन नहीं पता कितना है, तो ए पॉइंट का एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर हम ए का एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हैं तो हमें वही मेथड लगाना पड़ेगा, पहले वाला ही, ठीक है। तो पहले वाला मेथड जब हम लगाएंगे, है ना बच्चों, क्योंकि सेंटर का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है अल्फा एल बाई 2, तो सेंटर इधर आ रहा है। तो अगर मैं सी के फ्रेम में चला जाऊंगा तो सी के फ्रेम में घूमने के चलते हमें ए किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? तो सी के फ्रेम में, इन द फ्रेम ऑफ सी, है ना, सी के फ्रेम में, ये सी का फ्रेम आ गया, तो हमें ए का एक एक्सेलेरेशन इधर को दिखेगा, सी के फ्रेम में ए का एक एक्सेलेरेशन इधर को दिखेगा। सी के फ्रेम में क्यों जा रहे हैं? वी आर नॉट गोइंग इन द फ्रेम ऑफ सी। ओके, ठीक है, चलो। एक एक्सेलेरेशन इधर को दिखेगा अल्फा एल बाई 2, है ना, और एक एक्सेलेरेशन हमें ऊपर को दिखेगा अल्फा एल बाई 2। अब ट्रांसलेटरी मोशन के चलते इसका एक एक्सेलेरेशन नीचे को होगा जो कि ACM है। ACM का वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे नेट एक्सेलेरेशन अल्फा एल बाई 2 बचेगा ए का। समझ गए बच्चों? दिस विल बैलेंस दिस। मतलब देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है वो अल्फा एल बाई 2 है। मतलब क्योंकि ये जो नीचे जा रहा होगा, मान लो ये एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो यही ए है एक्चुअली, है ना। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए पॉइंट का एक्सेलेरेशन उस तरफ है। तो पॉइंट ए का एक्सेलेरेशन अगर उस तरफ है तो हमें इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस तरफ होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो वी विल हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स ऑन इट
जो कि हो जाएगा m इंटू में अल्फा एल बाई टू। ये सूडो फोर्स है जो उसको हमें लेना पड़ेगा। अब देखो एक mg लेना पड़ेगा, ठीक है, mg ऐसे समझ गए बच्चों? तो ठीक है, अब हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। याद रखो ये पॉइंट ए का एक्सेलेरेशन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m इंटू में a ऑफ a, ये सूडो फोर्स है, ठीक है बच्चों, PSEUDO सूडो फोर्स। ये क्यों है? क्योंकि आप a के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे हो ना, तो a पॉइंट खुद एक्सेलेरेटेड है, तो जब आप एक्सेलेरेटेड पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे तो सूडो फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली रस्सी तो कट गई है ना, तो ये रस्सी कट गई तो ये नीचे को जाएगा, और वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो मैंने बता ही दिया, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, जहां पे a जो है ना वो acm है, ये तो हमने बता ही दिया है। बाकी ये अल्फा एल बाई टू है, नीचे को मैं बता चुका हूँ है ना, a इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू, क्योंकि एक्सेलेरेशन का a के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन का जो नीचे की तरफ कंपोनेंट था वो अल्फा एल बाई टू था। अब दूसरी इक्वेशन हम टॉर्क के लगाएंगे a के अबाउट, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट a, a के अबाउट जब मैं टॉर्क लूंगा, ठीक है बच्चों, तो वो आ जाएगा, एक तो ma का टॉर्क आएगा, तो ma m इंटू ए इंटू एल बाई टू। अब ध्यान से देखो ये ऐसे ही घुमाना चाहता है, एक mg का टॉर्क आएगा तो mg इंटू एल बाई टू, और ये दोनों टॉर्क मिलकर ये अल्फा बनेंगे। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ml स्क्वायर था, तो ये पैरेलल एक्सिस पर हम लगाएंगे इसमें, तो 1/6 ml स्क्वायर प्लस m इंटू में l बाई रूट टू का स्क्वायर, समझ रहे हो बच्चों, इंटू में अल्फा। अब देखो a तो अल्फा एल बाई टू है ना, तो डाल दो इसको, तो m अल्फा एल बाई टू इंटू एल बाई टू है ना, प्लस mg इंटू में एल बाई टू। देखो ये ml स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसको 3/6 लिख लो, 3/6 प्लस 1/6, 4/6, 4/6 2/3, 2/3 ml स्क्वायर इंटू में अल्फा। अब जो जो चीजें कट रही हैं वो काट दो, m एक तो कट रहा है, दूसरे एक l कट रहा है, तो ये क्या बचा जी आपका, ये बचा अल्फा एल बाई 4, ठीक है, प्लस g बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 अल्फा एल, है ना, सही है, कोई बात नहीं, यही होगा। अब इसको उधर ले जाते हैं, है ना, तो g बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 अल्फा एल माइनस अल्फा एल बाई 4, अल्फा एल कॉमन, 2/3 माइनस 1/4, 12 एलसीएम, तो 4 दूनी 8 में से गए 3, 5/12, 5 अल्फा एल बाई 12, सही है बच्चों। g बाई 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आई, 2 काट देंगे ना इसको, 6 हो गएगी, तो 6g बाई 5l, अल्फा इज 6g बाई 5l, वही आया ना जो पहले आया था, आना ही है उतना ही। सो अल्फा कम्स आउट टू बी 6g बाई 5l, अल्फा को यहां डाल देंगे तो a आ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 6g बाई 5l इंटू एल बाई 2, तो 2 से l से l कट गया, 3g बाई 5, यहाँ पे 3g बाई 5 डाल देंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू में 3g बाई 5, यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2mg बाई 5, है ना, ये तो आया था पहले भी। बाकी एक्सेलरेशन निकल जाएंगे सब पॉइंट्स के, ठीक है, देखो ए पॉइंट का एक एक्सेलरेशन है बच्चों उस तरफ, समझ रहे हो ना, उस तरफ अल्फा एल बाई 2, तो बी का भी एक एक्सेलरेशन आएगा उसी तरफ, मतलब बेसिकली पॉइंट ए खुद एक्सेलरेटेड है, तो हम ए के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसमें ए का एक्सेलरेशन ऐड करेंगे, यही कर सकते हैं, क्या करेंगे, ठीक है।
ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालने के लिए। चलिए बताता हूं मैं, देखो आप सोच रहे होंगे मैंने ए का एक्सेलरेशन कैसे निकाला। तो देखो ए का एक्सेलरेशन निकालने के लिए ना आप वो पुराना वाला मेथड ही यूज कर लो, ठीक है ना बच्चों, यूज द ओल्ड मेथड। क्या ही जरूरत है फिर नए नए फंडे लगाने की। देखो ओल्ड मेथड ये था कि भाई जो पॉइंट सी है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और इस ए का एक्सेलरेशन इधर को हो गया अल्फा एल बाई रूट टू। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया अल्फा एल बाई टू, एक हो गया अल्फा एल बाई टू। अब ट्रांसलेटर के चलते ए का नीचे को भी एक एक्सेलरेशन होगा ए, ये ए और ये दोनों बराबर, बस ये बच गया क्योंकि इसको हटा दो क्योंकि इसी के तो दो कंपोनेंट है, ये समझ रहे हो बच्चों। तो कुल मिला के ए का इतना एक्सेलरेशन है, फिर हमें बी का निकालना है। तो बी का एक्सेलरेशन एक तो ये हो गया और एक ये ऐसे हो गया। लेकिन अब ए का एक्सेलरेशन अगर पता लग जाएगा ना तो फिर हम बाकी सबका निकाल देंगे, ठीक है। देखो ए का एक्सेलरेशन इस तरफ था अल्फा एल बाई टू, याद है बच्चों। बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इस तरफ आएगा अल्फा एल आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज अल्फा एल, डाउनवर्ड है ना। Acceleration of B with respect to ground can be written as acceleration of B with respect to A plus acceleration of A with respect to ground। ये तो फॉर्मूले पढ़ा रखे ना आपको। अब acceleration of A is towards right, तो ये towards right इसमें और जोड़ेंगे। तो ये तो अल्फा L है, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, प्लस अल्फा L बाई टू, ये राइटवर्ड है, समझे ना बच्चों। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के है ना ये BG। अब आपको सर ऐसा तो एरो हमने सुना ही नहीं कभी, तो ठीक है मैं इसको माइनस जे कैप लिख देता हूँ और इसको मैं आई कैप लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब आप जब नेट एक्सेलरेशन ढूंढने जाओगे तो फिर स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तो ए बी जी आपका आएगा अल्फा एल का होल स्क्वायर प्लस अल्फा एल बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो अगर मैं अल्फा एल बाई टू बाहर ले लूँ, अल्फा एल बाई टू बाहर, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 5 हो गया ना, ये रूट 5, तो रूट 5 इंटू अल्फा एल बाई टू। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, 6g बाई 5 थी, तो रूट 5 इंटू 6g बाई 5l इंटू एल बाई टू। तो आप देख सकते हो एलसीएल कट गया, ये 3 आ गया, तो 3 रूट 5 g बाई 5 ये आ गया। तो पहले भी तो यही आया था, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप एक्सेलेरेशन किसी का भी निकाल सकते हैं। बस ये याद रखने वाली बात है कि ए पॉइंट का खुद का एक्सेलेरेशन है, तो इसलिए एक सूडो फोर्स और लेना पड़ेगा अगर हम ए के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं। अगर तो कुल मिला के रूल यही है कि अगर कोई पॉइंट स्टेशनरी है तो उसके अबाउट आप टॉर्क की इक्वेशन लिख लो, और अगर कोई पॉइंट मोशन में है ना तो उस पॉइंट को छोड़ दो और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख लो। तो यही है। अब कोई पॉइंट स्टेशनरी कैसे हो सकता है, या तो ये रस्सी से बंधा हो, तो रस्सी से रॉड होती तो फिर वो स्टेशनरी था, क्योंकि रॉड तो दाएं बाएं जाएगी नहीं, तो रॉड को तो है ना। लेकिन ये तो स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर के चलते पॉइंट ए उधर जा रहा है। क्लियर। तो अब क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये, अच्छा हिंज होता है कभी कभी। हिंज का मतलब होता है जैसे अगले क्वेश्चन में मैं हिंज दे रहा हूँ, तो मेरा एक एल शेप का रॉड है, वो एक हिंज्ड है, क्या कहते हैं, पॉइंट पी पे। तो उसमें क्वेश्चन बताना है कि उसको हमने रिलीज कर दिया, एयर ड्रैग को आप नेग्लेक्ट करो और ये बताओ कि डिटरमिन द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बतानी है रॉड की जिस समय पे आपका ये 90 डिग्री घूम गई, एल शेप की रॉड। तो देखो अगला सवाल ये है, तो बच्चों ये एल शेप का रॉड है,
ये एल लेंथ है, ये भी एल है, और ये पॉइंट पी पे हिंज है, मतलब हिंज का मतलब समझ लो आप ऐसे, है ना। तो अ रॉड ऑफ एल शेप इज हिंज्ड at point P as shown in figure. Calculate angular velocity of the rod when it has turned through 90 degree. Calculate angular velocity of the rod when it has turned through 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री घूम जाएगी तो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। थोड़ा कठिन हो गया ये सवाल, ठीक है। तो देखो फिर करते हैं। अब बात ऐसी है बच्चों कि हमें ना एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। हालांकि हम मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, या सपोज करो हमें इसका शुरू में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है शुरू में, मतलब बहुत सारी चीजें निकालने को पूछ सकता है वो। यहां से ये हिंज रहे तो टॉर्क की इक्वेशन इसी पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। तो हमें ये कहा है इसने कि एल शेप रॉड है और इसकी लेंथ 2l है, मास इसका m ले लेते हैं। लेट मास ऑफ रॉड इज m, है ना। तो ये एक आधा हिस्सा हुआ रॉड का जिसका मास mg है, यानी कि mg/2 है ना, क्योंकि पूरी रॉड, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg/2। समझ रहे हो बच्चों? मतलब मैंने रॉड को, पूरी रॉड जो कि एल शेप की थी जिसकी लंबाई 2l थी, उसको दो रॉडों में तोड़ लिया, उनके जो है ना ये वेट हो गए। तो अब देखो अगर एग्जामिनर कहे कि नहीं इसका जो है ना वो बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, शुरुआती एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे देखो mg/2 ये इस हिस्से का वेट हो गया, इनटू में l/2 ये टॉर्क हो गया, प्लस mg/2 इनटू में l ये टॉर्क हो गया इस फोर्स का, इस पॉइंट के अबाउट, है ना। ये तो डिस्टेंस l/2 होगी, इस क्या जो लाइन ऑफ एक्शन है वो l डिस्टेंस पे हो गया। दो फोर्स है, पहले वाला का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो l/2 डिस्टेंस पे है, और दूसरे वाले की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो l डिस्टेंस पे है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा I इंटू अल्फा। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना थोड़ा कठिन काम है, तो ये कठिन काम हमें करना पड़ेगा। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो 1/3 ml² है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 m/2 इंटू l²। m/2 इसलिए क्योंकि आधी रॉड का मास तो m/2 होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 1/12 इंटू m/2 इंटू में l², प्लस ये जो डिस्टेंस है ना ये लेनी पड़ेगी हमको, है ना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस के अबाउट तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये l है, ये l/2 है, तो स्क्वायर करके डिस्टेंस कितनी आ गई, तो देखो l² प्लस l/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो ये हो गया हमारा 5l²/2 4 का अंडर रूट, है ना। l² प्लस l²/4, तो ये √5l/2 आ गया, है ना। तो प्लस m/2 इंटू √5l/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज ml²/6 प्लस दिस इज ml²/24, है ना, प्लस 5 ml²/8। अब देखो सबको 24 बना लेते हैं, तो 24 बनाएंगे तो ये 4 और ये 24, है ना। इसको 24 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और ये 24, ये तो है ही। तो 15 प्लस 1 16 और 4 20, 20/24 विच इज 5/6 ml²। समझे? तो बस आई की इक्वेशन आ गई। तो ये mgl/4 है, ये mgl/2 है, तो 3mgl/4 इज इक्वल टू 5/6 ml² इंटू में अल्फा। तो यहां से अल्फा निकल जाएगा।
तो आप देख सकते हो कि ये 2 से काट देंगे 3 और ये आपका 2 है ना, तो m से m कट गया, l से l कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 9g/10l है ना। अगर ACM निकालना है मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा, कहां पड़ेगा, तो ऐसे निकल जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बीचों बीच पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ऐसे सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पे पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये L/4 हो गया, ये भी L/4 हो गया है ना। तो सेंटर ऑफ मास इज एट ए डिस्टेंस, अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालनी हो सेंटर ऑफ मास की, तो ये डिस्टेंस हुई ना सेंटर ऑफ मास की, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये L/4 है, ये आपका 2L/4 है ना। तो टोटल दूरी जो है वो 3L/4 हो गई। 3L/4 में L/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3L/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 प्लस L/16 तो 10/16, तो √10 L/4 ये दूरी आ गई। तो कुल मिला के ACM, ए जो कि है ना वो अल्फा इंटू में √10 L/4। अब ये डाल देंगे इसमें, ठीक है ना, L से L कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख ही रहा है, अल्फा इज 9g/10l इंटू √10l/4 है ना। L से L कट गया 40, बस अब क्या कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 9√10/40 इंटू g। ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब एग्जामिनर ने एक्चुअली ये पूछा ही नहीं था, एग्जामिनर ने पूछा आपसे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया। तो देखो निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, और क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/6 ml² यूज होगा, ठीक है। देखो बच्चों ऐसे बना देता हूं, मान लो पहले रॉड थी ऐसे है ना, ये इनिशियल कंडीशन है, बाद में रॉड हो जाएगी ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगी ना बच्चों, 90 डिग्री घूमने के बाद, समझ रहे हो। तो ये वाली जो रॉड है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो यही डेटा में हमारा है ना, तो ये वाली रॉड तो ऐसे वर्टिकल हो गई और ये वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल हो गई, तो देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल रॉड नीचे आ गई ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ना, समझ रहे हो बच्चों, तो जो डेल्टा यू आया ना वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, तो माइनस का m/2 इंटू जी इंटू एल हो गया। मतलब एक तरीके से ये वाला मास नीचे आ गया, क्योंकि इस फोटो में और इस फोटो में देखो दो आइडेंटिकल रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल है जो कि डेटम पे है और दूसरी वर्टिकल है, इसमें एक वर्टिकल है और दूसरी डेटम से एल डिस्टेंस नीचे है। तो जो दूसरी डेटम से एल डिस्टेंस नीचे है उसी की पोटेंशियल एनर्जी समझ लो घट गई, क्योंकि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल थी ये वर्टिकल बन गई, तो एक रॉड तो अपने पास अभी भी वर्टिकल है ना, तो ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक से हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। हालांकि जो प्रॉपर ट्रिक है वो तो यही है कि देखो यू इनिशियल निकालेंगे तो यू इनिशियल आ जाएगा हमारा, इसकी तो 0 हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हो गई m/2 इंटू जी इंटू में l/2 माइनस का, फिर इसमें निकालेंगे यू फाइनल, तो वो हो गया माइनस का m/2 इंटू जी एल और फिर प्लस m/2 इंटू जी इंटू में माइनस का l/2। ये वाली टर्म दोनों के साथ आ गई तो ये कट जाएगी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यही आ जाएगा। अब क्या होता है कि के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू होता है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, है ना। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी कि माइनस का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, यानी कि माइनस का डेल्टा यू। तो कुल मिला के हमेशा याद रखो आप, के फाइनल माइनस के इनिशियल की वैल्यू होती है माइनस का डेल्टा यू। अब डेल्टा यू खुद ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के इनिशियल को 0 मान लेंगे तो के फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका m/2 g इंटू में l। अब के फाइनल क्या है, के फाइनल तो रोटेट ही हो रही है ना इसके अबाउट, ऐसे समझे बच्चों। तो जो चीज रोटेट हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल ही सकते हैं ना, के फाइनल इज इक्वल टू 1/2 आई क्या था 5 ml²/6 है ना इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस इन दोनों को इक्वेट कर दो,
तो 5ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl बाई 2। 2 से कट गया, 6 आ गया, m से m कट गया, l से l कट गया। कुल मिला के ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 6g बाई 5l, 6g बाई 5l। और ओमेगा निकालेंगे तो बस अंडर रूट कर देना, तो 6g बाई 5l का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें l की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1/3। तो देखो निकाल लेते हैं। तो अगर L को 1/3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/3 है ना। तो ये 5 से कट के 2 हो गया है ना, और ये 3 चला गया ऊपर, 12 3 36, तो ओमेगा इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट, ओमेगा इज इक्वल टू 6 आ गया रेडियन पर सेकेंड है ना। सही आ गया बिल्कुल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेक L इज इक्वल टू 1/3 मीटर। सही है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए। तो ये बेसिकली इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको L निकालना था और वो L निकल गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये है UI, ये है UF, दोनों को घटाया तो ये डेल्टा U हुआ। डेल्टा U को हमने लिखा, डेल्टा U का जो नेगेटिव होता है वो K फाइनल माइनस K इनिशियल होता है, K इनिशियल 0, तो K फाइनल का मतलब हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये सिर्फ रोटेटिंग बॉडी है, तो रोटेटिंग बॉडी के केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मूले से निकल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन और देंगे आपको। ठीक है, देखो अगला सवाल, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हिंज्ड इन प्लैंक ऑफ सेम मास m। ये एक प्लैंक है जिसका मास m है। इसके साथ एक रॉड यहां पे जुड़ी हुई है सेंटर पे, है ना। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है प्लैंक, टेबल के किनारे पे एक्चुअली, समझे। और यहाँ पे एक रॉड जुड़ी हुई है, यहां से, ठीक है।